Good afternoon, ma'am. Good afternoon. ठीक है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बेलमेंट हो गया था, राइट? यस मैम। ठीक है, आज प्लेज होगा और इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। एक मिनट, सिम कर रहे हैं। स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, कोई होगा तो वापस से इसको इन कर लूँ। ठीक है, अभी स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, देखते हैं आप लोगों में से कौन सा आंसर कर पाते हैं। जो ग्रेटिचुअस बेलमेंट होता है उसमें वो क्या सपोर्टेड होता है कंसिडरेशन से, या दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन? नॉट सपोर्टेड विथ कंसिडरेशन। नॉट सपोर्टेड होता है मैम। नॉट सपोर्टेड मैम। सही है ये? यस मैम, नॉट सपोर्टेड। ठीक है, सही है, इट इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है ना, यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो बेली का राइट होता है, बेली का राइट होता है वो क्या फाइंडर ऑफ गुड्स वाला राइट उसके पास होता है या नहीं? मैम क्वेश्चन नहीं समझ में आया। फाइंडर ऑफ गुड पढ़ाया था मैंने, याद है? फाइंडर ऑफ गुड। यस मैम। तो क्या बेली के पास फाइंडर ऑफ गुड का राइट है या नहीं है? नहीं समझ में आ रहा। फाइंडर ऑफ गुड किसको बोलते हैं? फाइंडर ऑफ गुड का क्या ड्यूटीज होता है या राइट्स होता है? कि गुड्स को संभाल के रखना, जैसे अपना प्रोडक्ट को रखता वैसे। फिर उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भी रिटर्न करना। यही सब। मैंने बोला था कि बेली के पास जब कोई सामान आता है तो उसके पास ऑटोमेटिकली वही सारे फीचर्स आ जाते हैं जो फाइंडर ऑफ गुड के पास होता है, यानी ड्यू केयर के साथ रखना। ठीक है, अगर वापस करना है, अगर वो आता है लेने के लिए तो उसको वापस करना, और अगर उसके एक्सपेंसेस होते हैं उसको संभाल के रखने में कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, तो इवन इफ इट इज ग्रेटिचुअस बेलमेंट आपको क्या करना पड़ता है? गला साथ नहीं दे रहा। क्या करना पड़ता है आपको? रिम्बर्स करेगा उसको बेलर पे बेली करना को। पड़ता है, हाँ बिल्कुल, रिम्बर्स करना पड़ता है। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, क्या बेली के पास कौन सा, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अभी रहने दीजिए, अभी नहीं पूछते आपसे। ओके, एक एग्जांपल है, एक्स leaves a cow in the custody of Y to take care of. The cow has given the birth of a calf.
द ओनर ऑफ द काफ, कौन है ओनर ऑफ द काफ? एक्स वाई को एक काउ देता है रखने के लिए, फिर वो काउ से काफ भी होता है, तो काफ का ओनर कौन है, एक्स या वाई? एक्स है मैम। X होगा। बिल्कुल सही। यानी कि अगर कुछ भी अक्रूड होता है, कुछ भी इंक्रीमेंट होता है या कुछ इंक्रीज होता है, तो उसके साथ उसको वापस करना है। ठीक है, बेलमेंट यही है। और बेलमेंट है क्या, डिफाइन कर दीजिए एक बार और। पर्पस क्या है बेलमेंट का? मैम किसी नहीं और याद आ रहा है। किसी और मैम को ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, हाँ, ओनरशिप पर्पस नहीं क्या है, है। मैं पूछ रही हूँ, पर्पस क्या है? मैम पर्पस हो सकता है रिक्वायरमेंट यूज, फुलफिल करना। सेफ का, हाँ यूज हो सकता है, या सेफ का स्टडी हो सकता है, या फिर कोई और पर्पस हो सकता है, इसके लिए दिया जाते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे, ये मैंने आपको नहीं बताया था इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा। राइट ऑफ लियन क्या होता है? ठीक है, लियन और बेलमेंट में जरा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। अभी ये देख लेते हैं। लियन मतलब क्या, किसी के सामान को आप होल्ड करके रख सकते हैं, किस लिए? ताकि अगर आपका उसने लोन लिया है, आपसे पैसे लिए हैं, या आपका कोई सामान लिया, तो वो आपको वो वापस करे, इसीलिए जो क्रेडिटर है उसके पास राइट ऑफ लियन आ जाता है, ताकि आप उस सामान को होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है ना, अपने कब्जे में रखना। लियन मतलब अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो इट मीन्स कि आप किसी के सामान को अपने कब्जे में तब तक रख सकते हैं जब तक वो आपका सामान या आपका डेट वापस नहीं कर देता। राइट, तो बेली के पास कौन सा राइट होता है? राइट ऑफ, दो तरह का लियन होता है, पर्टिकुलर लियन होता है और जनरल लियन होता है। तो बेली के पास कौन सा लियन होता है? नॉर्मली बेली के पास जो राइट होता है वो पर्टिकुलर लियन का होता है। ठीक है, जनरल लियन का राइट्स बैंकर वगैरह को होता है, बैंक्स को होता है, वारफिंजर्स को होता है, या फिर ब्रोकर्स को होता है, अटॉर्नीज को होता है, इन लोगों को जनरल लियन का राइट होता है। और पर्टिकुलर लियन अब आते हैं क्या होता है। मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया होगा शायद। पर्टिकुलर लियन का मतलब होता है कि सिर्फ उस स्पेसिफिक गुड्स के अगेंस्ट आप पर्टिकुलर लियन कर सकते हो, जिस गुड्स पे आपने कुछ लेबर या कुछ एक्सरसाइज या कुछ आर्ट या कुछ स्किल यूटिलाइज किया है। जैसे कि किसी ने आपको बाइक दिया ठीक करने के लिए, आपने उसके बाइक पे बिल्कुल पार्ट पूजा सब उसका चेंज करके एकदम नया जैसे एकदम सही बना दिया। अब क्या है, वो आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, आप उस बाइक को तब तक होल्ड करके रख सकते हो जब तक वो आपका पेमेंट नहीं दे देता है। समझ में आया पर्टिकुलर लियन? Yes. ठीक है ना। एंड जब वो वापस कर देगा, जब वो आपको पैसे दे देगा, तो आप क्या करेंगे, आप उसको सामान वापस कर देंगे। अब ये उसी स्पेसिफिक है, उसी गुड्स को आप होल्ड कर सकते हो जिस गुड्स पर आपने कुछ मेहनत किया है, या जिस गुड्स के अगेंस्ट आपने उसको पेमेंट किया है। समझ में आया पर्टिकुलर लियन? अब जनरल लियन की बात करते हैं। जनरल लियन क्या होता है कि जब बेली के पास कोई सामान है, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट उसने कुछ दिया है, व्हेन द बेली इज इंटाइटल्ड टू रिटेन एनी गुड्स। जब एक बेली कोई भी सामान आपका, जरूरी नहीं कि वो मैंने जो आपका बाइक ठीक किया है उसके पेमेंट आप नहीं किए तो सिर्फ मैं बाइक ही होल्ड करके रख सकता हूँ। उसके अलावा अगर आपका मेरे पास मोबाइल भी है, मान लेते हैं, या फिर और भी कोई सामान है, ठीक है ना, तो मैं वो भी होल्ड करके रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम मान लो टेलर को देते हैं सामान, कोई भी कपड़ा बनाने के लिए, तो वो बना देता है। अब हम उससे वापस नहीं ले रहे हैं, कपड़े नहीं ले रहे हैं, उसको पैसे नहीं दे रहे हैं बनाने के, तो जो कपड़ा हमने उसे बनाने दिया था वो भी रख सकता है, और उसके साथ जो हमारा मेजरमेंट के लिए जो कपड़ा दिया गया था वो भी रख सकता है। ठीक है ना। जनरल लियन का मतलब है तो कि वो कोई भी गुड्स आपका है जो रिपेमेंट ऑफ लोन या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए वो अपने पास रख सकता है। जनरल लियन समझ में आया? मैम फिर से सुना दीजिए। हाँ ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ। पर्टिकुलर लियन का मतलब होता है कि जिस सामान पे बेली ने अपना कुछ एनर्जी, अपना कुछ टाइम, अपना कुछ आर्ट या स्किल यूज किया हुआ, जैसे कि उस बाइक को ठीक करना, जैसे कि वॉच को रिपेयर करना, वॉच को आपने रिपेयर किया तो आपने टाइम एनर्जी दिया ना, आपके पास वो स्किल है इसलिए ना आपने उसको ठीक कर दिया। अब वो आपको पैसे नहीं दे रहा उस बाइक
जो वॉच उसने ठीक करवा के ना वॉच वो ले रहा है और ना पैसे दे रहा, तो व्हाट यू कैन डू, आप उस वॉच को होल्ड करके रख सकते हो कि जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें तुम्हारा वॉच वापस नहीं करूंगा। दैट बिकम्स पर्टिकुलरली एंड सिर्फ उसी सामान को, स्पेसिफिक गुड्स जिसके अगेंस्ट सर्विसेज रेंडर की गई है, जिसके अगेंस्ट आपको सुविधाएं दी गई है, सिर्फ उसी सामान को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। समझ में आया? अब समझ में आया अक्षय? पर्टिकुलर लियन समझ में आया? अब नेक्स्ट जनरल लियन पे आते हैं। एक और मैं एग्जांपल दूंगी, लेकिन अभी छोटे छोटे एग्जांपल से समझ लो। जनरल लियन क्या होता है? जनरल लियन का मतलब होता है कि जो तुमने वॉच दिया था या जो तुमने बाइक दिया था ठीक करने के लिए, और तुम मुझे पेमेंट नहीं कर रहे हो, मैंने बाइक को जितना भी खर्चा मेरा हुआ है उसमें सामान वामान चेंज करने में, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि वो बाइक भी रखा जा सकता, उसके अलावा उसके अतिरिक्त मुझे अगर और भी कुछ तुम्हारा मिलेगा, ठीक है ना, या मेरे पास कुछ है तो वो भी मैं होल्ड करके रख सकती हूँ, ताकि आप क्या करें, वो लियन क्यों किया जाता है, ताकि आप पे प्रेशर क्रिएट किया जा सके, ताकि आप मुझे वो पेमेंट कर दें। समझ में आया? लियन इज अ वे जिससे आप उसको प्रेशराइज करके कंपेल कर सकते हैं दूसरे पार्टी को पेमेंट के लिए, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिसेस के लिए। ठीक है, अभी समझ में आया अक्षय दोनों में? Yes, ma'am. जनरल लियन एनीथिंग कैन बी होल्ड बाय द बेली, पर्टिकुलर लियन ओनली दोज थिंग्स कैन बी होल्ड, जो स्पेसिफिक थिंग्स है जिसके अगेंस्ट सर्विसेज रेंडर की गई है, वही चीज बस वो होल्ड करके रख सकता है। नाउ देयर इज डिफरेंस जनरली। हाँ, तो बेली के पास कौन सा राइट होता है? नॉर्मली बेली के पास पर्टिकुलर लियन का राइट होता है, ठीक है। समझ में आया? नॉर्मली बेली जो होते हैं उनके पास पर्टिकुलर लियन का राइट होता है, लेकिन कभी कभी किसी सर्कमस्टांसेस में, किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में उसको इंक्रीज करके जनरल लियन का राइट भी दिया जा सकता है। अब दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। जनरल लियन जैसा मैंने बताया कि ओनली दोज पर्टिकुलर लियन में क्या होता है, ओनली दोज गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स कैन बी रिटेन जिसके अगेंस्ट सर्विसेज दी गई है, या जिसके अगेंस्ट आपको अमाउंट दिया गया, या जो चीज प्लेस किया गया है, चीजें जो चीज बेल किया गया है, सिर्फ उसी सामान को आप होल्ड कर सकते हो फॉर नॉन पेमेंट, अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो। जनरल लियन में आप वो सामान भी होल्ड कर सकते हो, उसके अतिरिक्त और भी सामान आपके पोजीशन में है तो आप उसको भी होल्ड करके रख सकते हो। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। ओके, दूसरा है इसमें डिफरेंस, कोई भी गुड्स, एनी गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द अमाउंट इज ड्यू टू अनदर पर्सन, कोई भी सामान जो मैंने यहाँ भी बताया कि आप अच्छा, पहले में है क्या कि आप कोई भी सामान भी क्लेम करके रख सकते हो, और उसके अलावा आप सारे क्लेम्स के लिए, यहाँ तो सिर्फ पेमेंट के लिए आप होल्ड करते हो, जो पर्टिकुलर लियन है उसमें सिर्फ आप पेमेंट के लिए होल्ड करते हो, लेकिन जनरल लियन में क्या है, ऑल द क्लेम्स ऑफ पोजीशन, जब तक कि आपका सारा सेटलमेंट नहीं हो जाता है। मान लो अगर तुम्हारा किसी में मूलधन वापस कर दिया, इंटरेस्ट बचा है, तो आप इंटरेस्ट के लिए भी जनरल लियन को अप्लाई कर सकते हो कि जब तक आप इंटरेस्ट भी नहीं देंगे तब तक हम आपको ये सामान वापस नहीं करेंगे। समझ में आया? यानी सारे क्लेम्स, सारे ड्यू जब तक क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक जनरल लियन का राइट रहता है। क्लियर? लेकिन पर्टिकुलर लियन में जो आपका स्पेसिफिक जो भी सामान है या जो भी पेमेंट वो मिल गया तो आप दे सकते हैं, उसमें सिर्फ नॉन पेमेंट के लिए होल्ड किया जाता है यहाँ, जबकि हर एक तरीके के बिल्स का, हर एक तरीके के इंटरेस्ट के भी आप रिकवरी के लिए जनरल लियन का एक्सरसाइज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी है, इसमें किसी भी गुड्स को आप होल्ड कर सकते हैं, इसमें सिर्फ उसी गुड्स को होल्ड कर सकते हैं जिस पर आपने मेहनत किया, जैसे वॉच बनाया, कपड़े को जैसा सिलने के लिए कहा गया था सिल करके रख दिया, या फिर बाइक का रिपेयर कर दिया, तो जो भी सामान है जिस पर आपने अपना स्किल और लेबर एक्सरसाइज किया है, सिर्फ उसी सामान को होल्ड कर सकते हैं हम पर्टिकुलर लियन में। सेक्शंस, जनरल लियन कम्स अंडर 171 सेक्शन एंड पर्टिकुलर लियन 170। ठीक है, अच्छा, जनरल लियन में कोई भी राइट टू सेल नहीं होता, मतलब आप होल्ड करके रख सकते हो लेकिन आप उसको क्या नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते हो। ठीक है ना, राइट टू सेल, हाँ, बेचने का हक नहीं होता, आप अपने कब्जे में रख लो भले ही, लेकिन यू कैन नॉट सेल इट आउट। नॉर्मली पर्टिकुलर लियन में भी ये नहीं होता, पर्टिकुलर नॉर्मली लियन में होता ही नहीं है राइट टू सेल, लेकिन पर्टिकुलर लियन में चूंकि आपसे कुछ सर्विसेज ली गई है, आपने उस पर कुछ मेहनत किया है, कुछ काम किया है, इसीलिए फर्दर
सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ये राइट बेली को दिया जा सकता है कि आप बेच करके जो भी आपका होता है वो आप ले लीजिए, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, बहुत स्पेशल एंड स्पेसिफिक केसेस में ये किया जाता है। कुछ पूछ रहे हो क्या? ओके, मैम जब एंड इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट, हो जाएगा तो ना मैम। हाँ किसी, वही मैंने बोला किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, ठीक है ना। ऑल द टाइम इन लियन यू कैन नॉट सेल थिंग्स लाइक यू कैन मॉर्गेज, यू कैन सेल थिंग्स लाइक मॉर्गेज में आप सामानों को बेच करके अपना पेमेंट ले सकते हैं। हम लोग अभी प्लेज पढ़ेंगे, प्लेज में भी अगर इंस्टॉलमेंट हो जाता है या नॉन पेमेंट कर रहा है, नहीं दे रहा है, बहुत लंबे समय तक आपको आपका पेमेंट नहीं मिला, तो आप नोटिस देने के बाद उस सामान को बेच करके अपना पैसा ले सकते हैं, और जो भी रेसिडुअल है दैट यू हैव टू हैंड ओवर, जो भी आप मालिक है उसको आप हैंड ओवर कर दीजिए, राइट। चलेंगे प्लेज पे। अभी यहाँ पे है कि नॉर्मली लियन डजंट गिव्स राइट टू रीसेल, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर लियन में भी नहीं है, वो जनरल लियन में भी नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर लियन में कभी कभी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ये चीज बेली को कन्फर किया जाता है, यानी वो उनको असाइन किया जाता है कि अगर नहीं मिल रहा तो यू कैन सेल एंड आप अपना पैसा रख सकते हैं स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में। नाउ जनरल लियन exercised by bankers, wharfingers, फैक्टर्स, ब्रोकर्स एंड अटॉर्नीज। बैंकर यानी अगर बैंक से आप लोन लेते हैं तो बैंक, और आप नहीं रिपे करें तो बैंक आपके किसी भी संपत्ति को होल्ड करके रख सकता है अपने पास, ताकि आप उसको रिपे कर दीजिए, ठीक है ना। मैं लियन पढ़ा रही हूँ अभी, याद रखना, ठीक है ना। इट इज नॉट प्लेज, प्लेज और लियन में भी अंतर है। लियन मतलब क्या होता है? कब्जा कर लेना, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना, किसी चीज को अपने अंदर में, अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने में रख लेना, ताकि मैं आपको नहीं दूंगा जब तक आप देंगे नहीं। और जो पर्टिकुलर लियन का जो राइट है वो बेली के पास होता है, प्लेजी के पास होता है। प्लेजी यानी कि पौनी भी बोलते हैं हम, प्लेज में प्लेजर एंड प्लेजी होता है, और पॉनर और पौनी होता है, दोनों एक ही टर्म है। तो प्लेजी के पास ये राइट है, बेली के पास है। फाइंडर ऑफ गुड्स के पास भी ये राइट है कि फाइंडर ऑफ गुड्स भी क्या कर सकता है, ये एक्सरसाइज यूज कर सकता है। पर्टिकुलर लियन का एक्सरसाइज जो है फाइंडर ऑफ गुड्स के पास भी है। एजेंट, पार्टनर्स एंड अनपेड सेलर, इन सब का राइट्स होता है पर्टिकुलर लियन का। अनपेड सेलर सिर्फ उस सामान के लिए, उस सामान के पेमेंट के लिए आपको बोल सकते हैं जो उन्होंने दिया है या जो आपने से खरीदा है और उसका पेमेंट नहीं किया, सिर्फ उस सामान को सीज कर सकता है ताकि आप उसका पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज वो सामान उसके कस्टडी में रहेगा, उसके पोजीशन में रहेगा। उसी तरह एजेंट, पार्टनर, बेली, इनके पास पर्टिकुलर लियन का राइट है। जबकि बैंकर्स, अच्छा वॉर्स फिंगर्स का क्या मतलब होता है? वॉर फिंगर्स का मतलब होता है जो क्या कहते हैं, कोस्टल पुलिस, तुम लोग जानते होगे ना, जो कोस्टल एरिया में, कोस्टल गार्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं। यस मैम। हाँ, कोस्टल गार्ड्स इज लाइक वॉर फिंगर्स, जो घाट का मालिक होता है, ठीक है ना। मान लो कि शिपमेंट से आ रहा है या किसी चीज से आपका सामान आ रहा है, तो उनके सामान, उनके प्लेस पे, उनके जगह पे आपने सामान अपना रखा है कुछ दिन के लिए, वहां पे बाद में आप लेके जाएंगे, तो वो वॉर फिंजर्स भी इसका यूज कर सकते हैं, जनरली उनका राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने रेंट के लिए या जो भी काम होता है उसके लिए, ठीक है। और आपसे वो पैसा ले सकते हैं और तब तक वो जनरल लियन का हक उनके पास रहता है, ठीक है। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी तक? नो मैम। No, नो ma'am. मैम। ठीक है। अब हम लोग टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट पढ़ेंगे कि बेलमेंट किस किस कंडीशन में टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। बेलमेंट सबसे पहले कब टर्मिनेट होगा? हम लोगों ने लास्ट क्लास में कोई चर्चा नहीं किया था क्या इस पे? स्पेसिफिक पर्पस के पूरा हो जाने पर, है ना। पर्पस के पूरा हो जाने पे बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। जिस पर्पस से कस्टडी के लिए दिया गया है, हायर पर्पस से हमने लिया है, तो मेरा काम पूरा हो गया तो आई रिटर्न द, जो भी है, गाड़ी है, बाइक है, जो भी है, एंड देन वो बेलमेंट पूरा हो जाएगा। किसी ने सेफ कस्टडी में दिया है तो फिर उसके वापस आ जाने के बाद, उसको दे देने के बाद हमारा बेलमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जो स्पेसिफिक पर्पस है, जिस पर्पस से हम बेलमेंट कर रहे हैं, वो पर्पस पूरा होने के बाद टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा स्पेसिफिक पीरियड, मतलब जिस टाइम पीरियड तक के लिए आपको वो रखने के लिए मिला, वो टाइम पीरियड ओवर हो जाने के बाद भी, एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड भी क्या होता है, बेलमेंट
उससे भी टर्मिनेट हो जाता है जब टाइम पीरियड ओवर हो जाता है। उसके बाद जो भी वो कर रहा है उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा ले सकता है, क्योंकि जो आपका टर्म एंड कंडीशन था वो अब ओवर हो चुका है, वो अब खत्म हो चुका है, राइट। नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंट यूज। लगता है मुझे हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इस सब पॉइंट को। इनकंसिस्टेंट यूज, यहाँ इनकंसिस्टेंट यूज का मतलब जिस यूज के लिए, जिस पर्पस के लिए आपको दिया गया, अगर आपने उस पर्पस के अगेंस्ट, उसके अलावा कोई अतिरिक्त कुछ यूज किया है, तब भी क्या हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये एग्जांपल हम लोग देख चुके थे कि घोड़ा राइडिंग करने के लिए देता है, लेकिन वो किसी बग्गी में लगाते, किसी कैरेज में लगाते, उसको सामान खींचने के लिए यूज करता है। तो नाउ इट इज एट द ऑप्शन ऑफ बेली कि वो उसको कंटिन्यू करे या इसको टर्मिनेट कर दे। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर यानी जिस सामान को बेल करने के लिए दिया गया, जो बेल्ड सामान है, वही अगर बर्बाद हो गया, वही अगर खत्म हो गया, तो भी बेलमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। गाय मर गई, मान लो गाय कोई दे करके गया, पेट कोई दे करके गया और वो गुजर गया, तो भी बेलमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्टेड, अब तो बेलमेंट क्या, किस चीज को संभालेगा, आप किस चीज का केयर करिएगा, ठीक है। डेथ ऑफ बेलर और बेली। बेलर और बेली दोनों ही के केस में अगर दोनों ही में से कोई भी गुजर जाता है तो बेलमेंट खत्म हो जाता है। स्पेशली ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, क्योंकि जो नॉन ग्रेटिट्यूअस होता है उसमें बेलमेंट ओवर हो जाने के बावजूद भी जो भी आपको पेमेंट करना होता है वो आपका जो लीगल कस्टोडियन होगा, जिसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो पे कर देगा, फिर वो बेलमेंट टर्मिनेट होगा। लेकिन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के केस में डेथ के साथ ही बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। ठीक है, अब हम लोग नया, हाँ बोलो, कुछ बोलने वालों को। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आज वो बहुत ज्यादा बेलमेंट और प्लेज से मिलता जुलता है, कंफ्यूज मत होइएगा बेलमेंट और लियन से, इसीलिए मैंने बोला बेलमेंट क्या है। अब तीनों चीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट इज, अभी साक्षी ने बताया कि जस्ट ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ ए गुड्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी फॉर सम सर्टेन पर्पस, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस, राइट। Yes, ma'am. उस पर्पस से हम देते हैं तो उसको बेलमेंट कहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लियन मैंने क्या बोला कि वो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन आपका वो जो भी प्रॉमिस आपसे किया गया था या जो भी रीपेमेंट का आपको बोला गया था कि मैं आपसे 500 रुपया लेता हूँ और ये आपको पे कर दूंगा इतने दिनों में, और वो नहीं दिया, तो आप उसका कोई भी सामान अपने कब्जे में रख लीजिए, ठीक है, अपने पास रख लीजिए, और जब वो आपको दे देता है तो आप उसको वापस कर दीजिएगा। ये लियन होता है। अब दो टर्म और आया, प्लेज है, ठीक है ना। अभी प्लेज को ही समझते हैं, अगला टर्म बाद में देखेंगे। प्लेज आया। अब प्लेज क्या होता है? प्लेज भी एक टाइप का बेलमेंट है, ठीक है ना। प्लेज इज आल्सो अ टाइप ऑफ बेलमेंट वेयर ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स हैज बीन डन। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ही होता है, यहाँ पे भी जो गुड्स होता है उसका सिर्फ पोजीशन ही ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन ये जो गुड्स दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? एज ए सिक्योरिटी पर्पस। ये देने का पर्पस होता है कि ये आप रखिए, मेरी घर ही आप रखिए, जब तक मैं आपको पेमेंट नहीं कर देता हूँ, आपके घर ही मेरे तरफ से सिक्योरिटी के तौर पे आपके पास रहेगी। समझ में आया प्लेज क्या हुआ? Pledge is a type of bailment where the position of goods transferred from one party to another party in the form of security against loan, security against debt, or performance of promise. Clear? Yes, ma'am. मैम कभी कभी कोई गिरवी रख देता है, वही हो गया ना ये प्लेज? हाँ, अभी मैं उसी टर्म पे आ रही थी कि उसको थोड़ा सा भी अलग रखो, दैट इज मॉर्गेज। प्लेज और मॉर्गेज में भी थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। इसीलिए अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। बैंक में हम लोग गोल्ड लोन लेते हैं, ठीक है ना, गोल्ड रख करके लोन लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कि मॉर्गेज पे रखा है ना, यही बोलते हैं ना कि गोल्ड को मॉर्गेज कर दिया। दैट वाज नॉट मॉर्गेज, दैट वाज प्लेज, ठीक है ना, क्योंकि आपने सिक्योरिटी पर्पस से अपना गोल्ड वहां दे दिया, उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि देखिए जब तक हम आपको लोन वापस नहीं कर देते हैं, आपके कस्टडी में मेरा ये उतना ही इक्विवेलेंट का मेरा ये क्या है, ज्वेलरी आपके पास है। जो मॉर्गेज होता है ना, वो जो प्लेस होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का किया जाता है,
जो मॉर्गेज होता है वो नॉर्मली लैंड का, डॉक्यूमेंट्स का, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का भी हो सकता है, ठीक है ना, बिल्डिंग का, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का मॉर्गेज किया जाता है, जबकि प्लेज में मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, राइट। एक मॉर्गेज के अगेंस्ट आप बहुत सारे डेट्स ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द असेट की, कितने की संपत्ति को आप मॉर्गेज कर रहे हैं। अगर ज्यादा संपत्ति का कोई मॉर्गेज है तो एक मॉर्गेज के अगेंस्ट आप बहुत बार बहुत एक दो तीन तरह का डेट ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लेकिन प्लेज में एक बार में एक ही तरीका होता है, एक सामान के अगेंस्ट आप एक ही डेट ले सकते हैं। समझ में ऐसे डिफरेंसेस है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो समझ लो, मॉर्गेज इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज इज मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो लोन, गोल्ड लोन जो हुआ दैट इज एग्जांपल ऑफ प्लेज, ठीक है, क्लियर है साक्षी। अब हम लोग थोड़ा प्लेज के बारे में देख लेते हैं। प्लेज क्या है कि कोई भी सामान, कोई भी पैसा मुझसे लिया गया, उस पैसे के अगेंस्ट में मुझे कोई सामान दे दिया गया कि जब तक मैं आपका ये पैसा वापस नहीं करता हूँ, यू कीप इट एज अ सिक्योरिटी। तो बेलमेंट ऑफ गुड्स इज सिक्योरिटी, ठीक है ना, सिक्योरिटी अगेंस्ट डेट, सिक्योरिटी अगेंस्ट प्रॉमिसेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिसेस, इसी को हम प्लेज बोलते हैं। अब इसमें जो बेलर और बेली हमने पढ़ा था, वो यहाँ बेलर हो जाता है पॉनर या फिर प्लेजर, ठीक है ना, PLEDGOR, ठीक है, PLEDGOR, प्लेजर या पॉनर। एंड जो प्लीजी होता है उसको हम, जो बेली होता है उसको प्लीजी भी बोल सकते हैं और पॉनी भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही शब्द है इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्लेज क्या है? Place is a bailment of goods in the form of security for payment of debt। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि सिक्योरिटी के रूप में हम इसको देते हैं। Only movable goods can be placed, सिर्फ movable goods देते हैं, मनी movable goods नहीं होता है, ये भी आपको पता है, राइट। हमने आपको बताया था कि movable goods में मनी को नहीं दिया जाता है, और भी बहुत कुछ नहीं आता है। इसके आगे हम लोग सोगा पढ़ने वाले हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वही शुरू होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो वहां पे भी और भी बहुत तरीके की चीजें हैं जिसको गुड्स नहीं मानते, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स नहीं मानते हैं, वाटर को गुड्स नहीं मानते हैं, जो सामान, जो क्रॉप काट लिया गया है जमीन से, उसको भी हम गुड्स नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से देयर आर सो मेनी थिंग्स जो गुड्स नहीं होता है, लेकिन मूवेबल गुड्स कैन बी प्लेस्ड, ओनली मूवेबल गुड्स कैन बी प्लेस्ड। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी गिवन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई ना कोई ऐसे नहीं होगा, जैसे लीन में है ना, कब्जा कर लिया हमने, कब्जा के लिए कुछ एग्रीमेंट करना पड़ता था कि मैं नहीं दूंगा तो आप कब्जा कर लीजिएगा। अब आपको नहीं दे रहे, आप परेशान हो रहे, आप मेरा सामान लेकर के आ गए, बोले जब तक नहीं दोगे मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो ये इम्प्लाइड है, ये आउट ऑफ लॉ, क्योंकि आपको नहीं मिल रहा है तो ठीक है, आप इक्विवेलेंट अमाउंट का सामान आपने क्या किया है, अपने कब्जे में रख लिया है। लेकिन जो प्लेस होता है वो पहले से एग्रीमेंट करके होता है, पहले से बोला जाता है कि आप मुझे इतना पैसा दो, बदले में मैं आपको कोई अपना सामान देता हूँ रखने के लिए एज ए सिक्योरिटी पर्पस। जब मैं आपसे ले लूंगा, जब मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा तो मैं अपना सामान आपसे ले लूंगा। तो दिस इज एन एग्रीमेंट, ये एक अरेंजमेंट है बिटवीन द पार्टीज, ये अग्रीमेंट है बिटवीन द मॉर्गेज में पार्टीज। ऐसे नहीं होता है क्या? मॉर्गेज में भी ऐसे होता है, इसीलिए मैंने मॉर्गेज का आपको बेसिक डिफरेंस बताया कि बेसिक डिफरेंस जो मॉर्गेज और प्लेज के बीच में है तो सिर्फ वो क्या है, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट, प्लेज के अगेंस्ट कौन मूवेबल है? क्या, अब ये कैसे पता चलेगा कौन मूवेबल है और कौन नहीं है? अरे ये कैसे पता नहीं चलेगा? व्हाट आर इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जल्दी बोलो। BBA 6th सेमेस्टर, ऐसे कैसे बात करेंगे, आपकी कैसे पता चलेगा मूवेबल कौन सा है? इमूवेबल, लैंड इज मूवेबल, लैंड को मूव करा सकते हो आप, नो नो तो मैम, आप इसको बिल्डिंग को बोलिए मूव जैसे करा सकते हो आप, कि नो money मैम। नहीं है, ये तो इमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये। हाँ, बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स को भी आप मॉर्गेज कर सकते हो। समझ में आया? बोली थी कि जैसे मनी इमूवेबल है इसलिए बोले कि हाँ हाँ मनी हाँ हाँ, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि मनी को गुड्स नहीं माना गया है। अंडर द गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मनी इज नॉट कंसीडर्ड एज गुड, इसलिए आप मनी को प्लेज नहीं कर सकते, मनी को मॉर्गेज नहीं कर सकते। किसी असेट को मॉर्गेज करना पड़ेगा या किसी असेट को प्लेज करना पड़ेगा। समझ में आया? मनी तो मूवेबल है लेकिन मनी गुड्स नहीं है, ये बोल। सब क्लियर हुआ? मैम हाँ बोलिए। मैम लेकिन आप बोली ना कि लैंड मूवेबल नहीं है, तो लैंड मान हाँ। लीजिए आप किसी को दे दी तो आपका ओनरशिप ट्रांसफर हो गया तो वो मूवेबल नहीं हुआ। नहीं नहीं, देखो मूवेबल और इमूवेबल कहते हैं जिस प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके,
ठीक है ना, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे गाड़ी, ठीक है ना, जैसे तुम्हारा बाइक, जैसे तुम्हारी ज्वेलरी, दीज आर मूवेबल गुड्स। इमूवेबल जो जो स्थायी रहेगा उसका ओनरशिप ट्रांसफर हो सकता है, पर वो चीज का जगह तो लोकेशन तो फिक्स है ना Yes, ma'am. साक्षी। हम जो हाँ, कांस्टेंट हो बेसिकली, जो कांस्टेंट है, जो इमूवेबल है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड, बट ओनरशिप ट्रांसफर इज नॉट द मूवेबल। वो सिर्फ प्रॉपर्टी मूवेबल हो गया, यदि मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ठीक है, yes, ma'am. ओके, ठीक है। अभी पहले प्लेज पढ़ लेते हैं, मैं मॉर्गेज थोड़ा सा और आपको बता दूंगी, क्योंकि 3-4 डिफरेंसेस हैं मॉर्गेज और प्लेज के बीच में। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हो कोल्ड तो स्टोरेज आ सकता है क्या? सी कोल्ड स्टोरेज भी क्या हो जाएगा, कोल्ड स्टोरेज अगर तुम उस कंपनी की बात करते हो तो कंपनी क्या है, इमूवेबल तो नहीं है, ठीक है ना, कंपनी तो कभी भी किसी का हो सकता है। तो अगर वो बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो बिल्डिंग इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी आप उसको उसके अगेंस्ट कंपनी की बात कर रहे हैं। मॉर्गेज रख सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज के बिल्डिंग के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। समझ में आया? कोल्ड तुम्हारे बिजनेस के अगेंस्ट में नहीं, तुम्हारे बिल्डिंग के अगेंस्ट में तुम्हें मॉर्गेज होगा जब आप बिल्डिंग को मॉर्गेज करेंगे। प्लेज होगा जब आप अपने प्रॉपर्टी को, अपने प्रॉफिट को, अपने शेयर्स को, या किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जो आपका अभी है, जो कल को जिससे आपको फायदा होने वाला, मान लो आप इवन प्लेज आप वो भी कर सकते हैं, मॉर्गेज पे आप अपना वो भी रख सकते हैं, प्लेज पे जो आपके LIC वगैरह है ना, वो भी आप प्लेज कर सकते हैं। समझ में आया? आप उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, उसको किसी को एज ए सिक्योरिटी दे करके। इमूवेबल प्रॉपर्टी में नॉर्मली बिल्डिंग एंड लैंड आते हैं, या फिर वैसे और भी कोई चीज, जैसे कि किसी का ऐसे, तो जो चीज को जमीन से अलग नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? ये ओके, आगे बढ़े यहाँ से। ओनली मूवेबल गुड्स कैन बी प्लेज, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, यहाँ पे प्लेज में क्या होगा, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है वो ऑलरेडी पहले से एक व्यवस्था होता है, पहले से कॉन्ट्रैक्ट होता है या एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर गुड्स को डिलीवर किया जाता है। लेकिन लियन में ऐसा नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट, देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉनर टू पॉनी, यानी कि प्लेजर और प्लेजी के बीच में ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स होगा, उसके बाद ही प्लेज क्रिएट होगा, जैसे कि हमने बेलमेंट में ऑलरेडी देख रखा है। इसीलिए बेलमेंट एंड प्लेज ऑलमोस्ट एक ही चीज है ना? ऑलमोस्ट बेलमेंट एंड प्लेज एक ही चीज है। द ओनली डिफरेंस इज दिस कि बेलमेंट जब किया जाता है तो यूज के लिए भी हो सकता है, सेफ कस्टडी के लिए भी हो सकता है, या फिर कोई और स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है ना, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भी हो सकता है। वाइल प्लेज सिर्फ सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होता है। अभी समझ में आया Yes, ma'am. डिफरेंस? यस मैम। अच्छा ठीक है, एक दो डिफरेंसेस और भी है, ज्यादा अभी मत सोचो, क्योंकि अभी मैंने 3 ही टर्म आपको बताए हैं। यू जस्ट रिमेम्बर दीज 3 टर्म। जब मैं मॉर्गेज बताऊंगी, 1 मिनट का है वो, जब बताएंगे तब आपको और भी क्लियर हो जाएगी कि वाई प्लेज इज नॉट मॉर्गेज, ठीक है ना। अभी आपको लियन पता है, लियन इज जबरन किसी चीज को हमने होल्ड कर लिया क्योंकि हमें पैसा नहीं मिल रहा। बेलमेंट इज हमने अपनी इच्छा से आपको दिया कि भाई इसका केयर करना, मैं 2 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, ठीक है ना, या मेरा घर ये तुम रिपेयर कर देना, मैं आके 2-4 दिन बाद ले जाऊंगी, तो ये बेलमेंट हुआ। पेज क्या हुआ कि ये मैंने तुमसे 5,000 रुपया लिया और मेरे पास अभी कुछ देने के लिए नहीं है, और तुमको मेरे पे इतना ट्रस्ट नहीं है, तो ये लो, तुम मेरी घर ही रख लो, मेरा मोबाइल रख लो, मेरी गाड़ी रख लो, व्हाटएवर, ठीक है ना। मैंने अपना प्लेज कर लिया ताकि अब मैं जब सामान वापस करूंगा या पैसा वापस करूंगी तो अपना सामान ले जाऊंगी। इस तीनों चीज याद रहेगा, ये तीनों कंडीशन याद रहेंगे। Yes, अभी ma'am. इतना ही याद Yes, रखो, ma'am. मॉर्गेज को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, ठीक है ना। हम उस पर, मैं उसमें और प्लेज में क्या डिफरेंस है उसको बाद में कवर कर लेंगे। तो ये बेलमेंट और ये प्लेज हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है कि एज पर द कंडीशंस ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट के कंडीशंस के हिसाब से हमको मालूम है कि बेलमेंट में गुड्स को अगर स्पेसिफाई किया है बेलर ने, अगर बेलर का इंस्ट्रक्शन है तो इवन यू कैन यूज दैट गुड, है ना, आप उस सामान को यूज भी कर सकते हो। लेकिन प्लेज में प्लेज चीजों को, प्लेज गुड्स को आप यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर? वहां पे यूज का पर्पस नहीं होता है, इसलिए आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप यूज कर ही लोगे, लेकिन अगर बेलर के इंस्ट्रक्शंस में यूज दिया गया है तो यू कैन इवन यूज दैट पर्टिकुलर बेल्ड गुड्स, ठीक है। और थर्ड डिफरेंस जो है वो बेलमेंट में कंसिडरेशन होगा
बोलो। मैम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता है, बेलमेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट्स व्हाई ग्रेटिट्यूड एंड नॉन ग्रेटिट्यूड, जबकि प्लेज में होगा ही होगा। क्या कंसिडरेशन है? तो मेरे पास तुम्हारा सामान रखा है और मैंने तुम्हें पैसे दिया, हम दोनों के बीच इक्विवेलेंट है। जब तुम मुझे पैसे वापस करोगे तो मेरा कंसिडरेशन रहेगा तुम्हारा वो सामान वापस कर देना, है ना। तो प्लेज में कंसिडरेशन ऑलवेज देयर विल बी अ कंसिडरेशन, व्हाइल बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये तो अब क्लियर हो गया होगा। यस मैम हो गया। यस मैम। ओके, अब हम लोग आते हैं राइट्स ऑफ पॉनी पे। पॉनी मतलब कौन, बेलर या बेली? बेली। बेली। हम बेली। बेली, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो हम आते हैं राइट्स ऑफ पॉनी, जिसके पास हमने उसको सामान को प्लेज किया है, प्लेजी या पॉनी या बेली, ठीक है। तो राइट्स टू रिटेन होता है, पॉनी के पास क्या राइट है? वो गुड्स को, प्लेज्ड गुड्स को तब तक रिटेन करके रख सकता है जब तक उसको उसका लोन ना मिल जाए और उसका इंटरेस्ट ना मिल जाए। यानी प्लेज में आप इंटरेस्ट अमाउंट के लिए भी सामान को रिटेन करके रख सकते हो। रिमेम्बर, बेली के पास ये नहीं था, बेली के पास सिर्फ पर्टिकुलर लियन का था, लेकिन पॉनी के पास जनरल लियन का भी अधिकार आ जाता है। जब तक आप इंटरेस्ट और डेट नहीं दे देते हो तब तक वो सामान को होल्ड करके रख सकता है। क्लियर? जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो एक्सपेंसेस हैं, जो इंटरेस्ट है उस लोन अमाउंट का, वो सब जब तक नहीं मिल जाता है एक प्लेजी या एक पॉनी उसको रिटेन करके रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन। राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन, मैंने अभी कहा ना कि उसके पास पर्टिकुलर लियन का भी अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, जो सामान को पॉनी लेंड्स मोर मनी टू द सेम डेटर विदाउट एनी फर्दर सिक्योरिटी, ठीक है। तो it shall be presumed that his right to retain the placed goods extend even to the subsequent advances। मान लो कि एक पॉनर है और पॉनी है, और पॉनी ने आपको कुछ पैसे दिए। अब पहली बार जब मैंने तुम्हें 5,000 रुपया दिया था तो तुमने मुझे अपनी कोई घड़ी दी रखने के लिए। दूसरी बार मैंने उसी घड़ी के अगेंस्ट आपको फिर से लोन दे दिया, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि अब मेरा उस घड़ी पे दोनों ही लोन, दोनों ही एडवांसेस के लिए ये घड़ी मैं अपने पास रख सकती हूँ। हुआ ना? पहला 5,000 जो दिया था वो तो मुझे पे कर दोगे तो भी मैं इस घड़ी को होल्ड करके रखूंगी, क्योंकि अभी उसके अगेंस्ट मैंने आपको दूसरी बार भी लोन दिया। तो जब तक सारे लोन अमाउंट्स नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अब उस सामान को होल्ड करके रख सकती हूँ। समझ में आया? यस मैम। मैम कोई कंफ्यूजन है Yes, तो ma'am. बोलो, हम फिर से इसको समझ लेंगे। यानी इसमें क्या होता है कि पॉनी अगर अब डेटर को एक बार अमाउंट दे चुका है और उसके बदले में उसके पास कोई गुड्स प्लेज किया गया है, सिक्योरिटी के तौर पे रखा गया है, दूसरे बार वो आदमी फिर से आपके पास कुछ पैसा लेने आता है, तो आप उसको दूसरा पैसा भी अगर देते हो तो आप उस सामान को, और वो आपको 5,000 बाद में वापस कर देता है, तो क्या अब आप उसको घड़ी वापस कर दीजिएगा? नहीं, जो दूसरा लोन तुमने 2,000 का लिया है, जब तक वो पे नहीं करोगे तब तक भी ये घड़ी मेरे पास रहेगा। तब तक मतलब समझ गए कि आप उस पर सब्सिक्वेंटली आप एक्सटेंड कर सकते हो, उस पर्टिकुलर सामान को होल्ड करके रख सकते हो जब तक कि आपका सारा अमाउंट वापस ना आ जाए, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है? ठीक है, अभी नहीं क्लियर होगा तो खुद से पढ़ के देखना, फिर वापस से पूछना, क्योंकि पढ़ोगे तो शायद और ज्यादा क्लियर हो। राइट्स टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि एक पॉनी के पास या प्लेजी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जो भी उससे ज्यादा खर्चा हुआ है, उस सामान को अच्छे से रखने में, सुरक्षित रखने में, या जैसे मैंने बोला था कि अगर पेट है तो पेट का तबीयत खराब हो गया, आपने इलाज कराया, तो उन सब चीजों में अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका राइट है कि आप वो भी रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि बेलमेंट में भी था, राइट। अच्छा, राइट्स ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पॉनर। राइट्स ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पॉनर का मतलब हो गया अगर पॉनर डिफॉल्टर हो जाता है। डिफॉल्टर यानी हम लोगों ने अभी देखा था इंडेमनिटी